हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आता है। तो जिन जिन लोगों को ये टॉपिक है, वो इस टॉपिक से एक बेसिक आइडिया ले सकता है कि इसमें होता क्या और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इसमें एंट्री कैसे पास की जाती है। हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ऐसे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इश्यू का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। तो इश्यू का मतलब होता है सेल करना। इसका मतलब क्या हुआ, सेल ऑफ शेयर्स। तो कंपनी क्या करती है, शेयर को सेल करती है। अब क्यों करती है, कैसे करती है, वो समझते हैं। तो आप लोग ऐसा समझो कि जब किसी कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कैपिटल का मतलब होता है पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में शेयर बेचती है। मार्केट में क्या करती है, शेयर बेचती है। अब ये शेयर होता क्या है, या ये शेयर दिखाई कैसे देता है। या शेयर आलू जैसा दिखता है, कांदे जैसा दिखता है, टमाटर जैसा दिखता है, अदरक जैसा दिखता है, कैसे दिखता है। तो शेयर कुछ नहीं होता है, शेयर एक बेसिकली एक कागज का टुकड़ा होता है। एक कागज का टुकड़ा, अ पीस ऑफ पेपर होता है। तो उस कागज के टुकड़े के ऊपर कंपनी शेयर लिख देती है, तो वो शेयर हो जाता है। अब ये कागज का टुकड़ा है, और इस कागज के टुकड़े के ऊपर अगर कंपनी ने डिबेंचर लिख दिया, तो ये डिबेंचर हो जाती है। एक कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े के ऊपर अगर कंपनी ने बॉन्ड्स लिख दिया, तो ये बॉन्ड्स हो जाता है। हैं? लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब एक होने का मतलब कैसा हुआ, शेयर का मतलब भी होता है पब्लिक से पैसा लेना, डिबेंचर का मतलब भी होता है पब्लिक से पैसा लेना, बॉन्ड्स का मतलब भी होता है पब्लिक से पैसा लेना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तीनों का जो फीचर है ना, वो अलग अलग। तीनों की जो खासियत है ना, वो अलग अलग। आप लोग ऐसा समझो, आप लोग ऐसा समझो कि ये यहाँ पे समझो कि मैंने 3 मोबाइल फोन है। ये भी एक मोबाइल फ़ोन है, ये भी एक मोबाइल फ़ोन है, और ये भी एक मोबाइल फ़ोन है। और ये जो फ़ोन है, ये सैमसंग का है, ये जो फ़ोन है, ये आईफ़ोन है, और ये जो फ़ोन है समझो रियलमी का है या वन प्लस का है। ठीक है? ये जहाँ पे मैंने जो तीनों एग्ज़ाम्पल दिए हैं, सैमसंग का, आईफ़ोन का और वन प्लस का, तीनों की तीनों क्या है, फ़ोन है। फ़ोन का इस्तेमाल क्या करता है इंसान, एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, कोई ऑफ़िस का वर्क रहेगा, मेल-वेल भेजने के लिए, वो सारी चीज़ें कर सकता है, एक बेसिक जो इंसान को काम करना रहता है। तो तीनों में वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन तीनों की जो ख़ासियत है, तीनों का जो फ़ीचर है, वो तीनों का अलग-अलग है। सैमसंग फ़ोन का अपना अलग फ़ीचर होगा, आईफ़ोन का अपना अलग फ़ीचर होगा, वन प्लस का अलग फ़ीचर होगा। तो सेम शेयर्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स, तीनों का भी मतलब एक ही होता है कि पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक से पैसा लेना, बट तीनों की ख़ासियत थोड़ी-सी अलग है। तो अगर कंपनी मार्केट में शेयर बेचती है, तो शेयर बेचते समय उनको बोलती है कि आप मेरी कंपनी का ये कागज का टुकड़ा खरीद लो और बदले में मुझे पैसा दे दो। हम आपको अपनी कंपनी का ओनरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जब ऐसा बोलती है कि हम मार्केट में शेयर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपना ओनरशिप सेल कर रही है। क्या सेल कर रही है? ओनरशिप सेल कर रही है। तो जब कंपनी ओनरशिप सेल करेगी और जो खरीदेगा, वो कंपनी का क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। ओनर मतलब मालिक बन जाएगा। और जो बंदा कंपनी का शेयर खरीदता है, वो बंदा उस कंपनी का शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अब दिमाग में ये भी क्वेश्चन अराइज होता रहेगा, यार मालिक कैसे बनते हैं, यार मालिक कैसे बनाया जा सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कि समझो कि फॉर एग्जांपल कि मुझे एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना है, या एक क्लासेस स्टार्ट करना है, और उस क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए समझो मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। और इस 10 लाख में समझो कि मेरे पास 2 लाख रुपए है ऑलरेडी। तो मुझे कितने अमाउंट का शॉर्ट हो रहा है, 8 लाख रुपए का। बराबर। मुझे कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना है, और कोचिंग सेंटर को स्टार्ट करने के लिए समझो मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। और उस 10 लाख में से मेरे पास ऑलरेडी 2 लाख रुपए है, लेकिन मेरे को और 8 लाख रुपए की जरूरत है। अब ये मेरे पास मतलब ये मेरे पास ये पावर है, या फिर ये मेरे पास ये राइट है कि जो 8 लाख रुपए का जुगाड़ मैं कहाँ से करूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बैंक से लोन लेके अपने पैसे की जरूरत को पूरा कर सकता हूँ, या फिर फ्रेंड से लेके पैसे की जरूरत को पूरा कर सकता हूँ, या तो रिलेटिव से लेके पैसे की जरूरत को पूरा कर सकता हूँ। बराबर। तो बैंक से लोन लेना, फ्रेंड से लेना या रिलेटिव से लेना,
तो इसमें एक मगजमारी है, मतलब एक तामझाम है। जैसे अगर आप लोग बैंक से लोन लेंगे, तो आपको हर साल इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा मालूम है? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसमें इंटरेस्ट का कॉस्ट अपन को बेयर करना पड़ता है, जो सबसे बड़ा बर्डन होता है। फ्रेंड और रिलेटिव से तो शायद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में तो आपको क्या मिलेगा, हेल्प हो जाएगी। लेकिन आपको 10 लोग के सामने, 20 लोग के सामने कभी अगर उनको मौका मिला, तो सबके सामने आपको सुना देंगे और आपका इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। तो इंसान को इस चीज से भी बच के रहना चाहिए ऐसा। मतलब बहुत ज्यादा मजबूरी अगर हो जाए, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो उसके वाले केस में अपन को लेना पड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड और रिलेटिव से लेने का मतलब यही है कि आप पैसा ले रहे हो, लेकिन आपको उसके बदले में जिंदगी भर गाली खानी पड़ सकती है 10 लोग के सामने, या फिर कभी आपको अकेले भी बोल सकता है। कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं, बट जिन लोगों को आदत है बोलने की, तो उनको तो अपन रोक ही नहीं सकते। तो उनको जब भी मौका मिलेगा, आपका इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा इससे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड अच्छे होते हैं, रिलेटिव भी अच्छे होते हैं, कुछ कुछ हेल्प कर देते हैं ऐसे। तो ना ही मैं बैंक से, फ्रेंड से रिलेटिव, अगर मैं बैंक से लूंगा तो मेरे को हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फ्रेंड और रिलेटिव से लूंगा, जिंदगी भर गाली खानी पड़ेगी, तो वो भी मेरे को मंजूर नहीं। तो ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिसमें मेरे को टेंशन नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं लोगों का पैसा यूज करूँ, फ्रीली यूज करूँ, और मेहनत जम के करूंगा। तो जो फायदा होगा, उस फायदे को फिर मैं क्या करूंगा, सब में बांटूंगा। तो एक काम करता हूँ ना, कि तो मैं को जो 8 लाख रुपए की जो जरूरत है, मैं क्या करूंगा, मैं इस 8 लाख को लोगों को बोलूंगा कि आप मेरे बिजनेस का ओनरशिप खरीद लो। जैसे ये जो 8 लाख है, ये मेरे ऊपर है कि मैं इस 8 लाख का कितना पार्ट कर सकता हूँ। तो समझो कि अगर मैंने इस 8 लाख का मैंने समझो 8 पार्ट किया, तो एक पार्ट कितने का हो गया, 1 लाख का, 1 लाख का, 1 लाख का, बराबर। अगर उस 8 का मैं अगर समझो कि 16 पार्ट करता हूँ, 16, तो इसका मतलब एक पार्ट कितने का हो जाएगा, फिर उसके से छोटा, फिर 50,000, 50,000, 50,000 करके हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने के हिसाब से बता रहा हूँ कि समझो कि मैंने उस 8 लाख को 8 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओनरशिप को। ये जो छोटा छोटा पार्ट है, इसको ये समझो ओनरशिप है। और एक ओनरशिप को मैंने प्राइस रखा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो ऐसे मैंने टोटल 8 पार्ट कर दिए। और मैंने जाके लोगों को क्या बोला, देखो अगर आपको मेरे बिजनेस में मालिकाना हक चाहिए, अगर आपको मालिक बनना है, तो आपके ऊपर जैसा पैसा रहेगा, आप उतना पार्ट खरीद सकते हो। तो किसी ने समझो 2 पार्ट खरीदा, तो उसको 2 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा। किसने समझो 3 पार्ट खरीदा, तो उसको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। किसने एक पार्ट खरीदा, तो उसको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो जो वो मेरे बिजनेस का जो ओनरशिप खरीद रहे, जो पार्ट खरीद रहा है, मैं छोटा से हिस्से का जो पार्ट खरीद रहा है, उसी को बोलते हैं शेयर। मतलब मैं अपने ओनरशिप को मैं अपने हिसाब से छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसका एक वैल्यू डिसाइड करूँगा, और उसके हिसाब से मार्केट में सेल करूँगा। तो जो बंदा जितना ज़्यादा पार्ट खरीदेगा, वो उस कंपनी का उतना ज़्यादा ओनरशिप उसको हासिल हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। तो जिसके पास ज़्यादा पावर, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा ओनरशिप लेगा, और जो बंदा ज़्यादा ओनरशिप लेगा, उसके ऊपर कंट्रोलिंग पावर भी कंपनी के ऊपर उसका ज़्यादा आ जाएगा। तो मतलब शेयर मतलब बेसिकली क्या होता है कि कंपनी अपनी ओनरशिप क्या करती है, सेल करती है, बट ओनरशिप को पैसे में कन्वर्ट करती है, और उस पैसे का छोटा छोटा पार्ट कर देती है, छुट्टा। जैसे अगर मैं बोलूँ 100 रुपए है, तो 100 रुपए का आप छुट्टा कितना करोगे, तो 100 रुपए का 10 के हिसाब से मैं छुट्टा करूंगा तो 10 नोट होगा, 5 के हिसाब से करूंगा तो 20 नोट होगा, एक के हिसाब से करूंगा तो $100 होगा, बराबर ना। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कितने छोटे पार्ट करना है, और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं। बात समझा? ठीक। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये शेयर होता क्या है। मतलब शेयर का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट या छोटा सा जो हिस्सा होता है, आप उसको शेयर बोल सकते हो। ठीक है। तो कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाती है, तो कंपनी मार्केट में दो टाइप के शेयर बेचती है। एक होता है इक्विटी शेयर्स, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? तो इक्विटी शेयर्स का टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन ऐसा है कि इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लिखा है डेफिनेशन? इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होता है। तो डेफिनेशन थोड़ा सा अजीबो गरीब लग सकता है, बट मैं बच्चों के लिए एक चीज, एक शॉर्टकट ऐसा मैं बताता हूँ। क्या बताता हूँ? तो आप लोग इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो जनरली इंडिया में क्या होता है कि जो भी मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाते हैं, तो उसका शेयर बेचने के लिए उसका एक वैल्यू डिसाइड करना पड़ता है पहले। तो वैल्यू का मतलब आप लोग बोल सकते हैं फेस वैल्यू, चेहरे का वैल्यू, या फेस वैल्यू को आप लोग बोल सकते हैं नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू बोलो या फिर नॉमिनल वैल्यू बोलो। तो जनरली इंडिया में क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है ना, लोग 1 रुपए से लेके 10 रुपीज के बीच में रखते हैं। इससे और छोटा पार्ट नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला कि अपने हिस्सेदारी का आप जितना छोटा छोटा पार्ट करोगे, तो सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, 1 रुपया होगा, है ना। अभी अट्ठन्नी चवन्नी तो अभी तो होता ही नहीं, तो समझो 1 रुपया इसका वैल्यू है। तो 1 से लेके 10 के बीच में अगर जिस शेयर्स का फेस वैल्यू होगा, आप लोग उसको बोल सकते हो वो इक्विटी शेयर्स है। और जिस शेयर्स का फेस वैल्यू 100 रुपीज होगा, आप उसको बोल सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका मतलब शेयर का जो वैल्यू डिसाइड होता है, वो 1 रुपीज से लेके 100 रुपए के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया क्लासेस वाले का, तो समझो कि मुझे 8 लाख रुपए की जरूरत है, 8 लाख। तो मैं 8 लाख का मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब 100 के हिसाब से उसका छोटा छोटा पार्ट करने वाला हूँ। तो 8 लाख को क्या करो, 100 से डिवाइड करो। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। इसका मतलब मैंने अपने 8 लाख रुपए के कैपिटल को 8,000 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 8,000 पार्ट, मतलब मैं एक उसका पार्ट 100 रुपए उसका प्राइस रखना चाहता हूँ। तो ऐसे उसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 8,000। अब जो बंदा जितना ज्यादा पार्ट खरीदेगा उसको उतना पैसा देना पड़ेगा, और उसको उसको मेरी कंपनी की उतनी ज्यादा ओनरशिप उसको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब उसके कैपिटल को उसके फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपको आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो निकाला ना, इन नंबर ऑफ शेयर्स। अब समझो मेरे को 10 के हिसाब से इसका छोटा पार्ट करने का है, तो 8 लाख को क्या करो, 10 से डिवाइड कर दो। तो 0 से 0 गया। इसका मतलब मैंने अपने 8 लाख को कितने छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोले मैं 80,000। मतलब मैंने अपने शेयर कैपिटल को 80,000 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जिसको जितना खरीदना है वो खरीद सकता है, और मेरी कंपनी का मेरे कोचिंग सेंटर का मालिक बन सकता है। ठीक है। तो जनरली आपको याद रखना है कि जिस शेयर का जो एक मार्केट में जब कंपनी शेयर बेचने के लिए जाती है, तो उसका एक वैल्यू डिसाइड करती है। उस वैल्यू को बोला जाता है फेस वैल्यू, या फिर आप लोग उसको बोल सकते हैं नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू जनरली क्या होता है, 1 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में होता है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इक्विटी शेयर किसको बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर किसको बोलेंगे, तो जिस शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में होता है, इंडिया की जनरली मैं बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से, तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। अगर 1 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में अगर होगा, तो वो इक्विटी शेयर्स हो जाएगा। और जिस शेयर्स का फेस वैल्यू जिस शेयर्स का फेस वैल्यू 100 रुपया होगा, वो प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के भी अलग अलग फीचर होते हैं, तो अपन उतना डीपली जाएंगे नहीं। वो अगर आपको डीपली सीखना है, तो आपको एसपी का एक लेक्चर होगा, इशू ऑफ शेयर, उसमें आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको एक मोटा मोटे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी मार्केट में दो टाइप के शेयर बेचती है। एक होता है इक्विटी शेयर्स, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो जिस शेयर्स का फेस वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में होगा इक्विटी होगा, जिसका फेस वैल्यू 100 होगा वो प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा। वो तो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, तो आपको खुद से ऐसा आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये इक्विटी है कि प्रेफरेंस है। वो तो आपको टेंशन लेना ही नहीं, वो तो आपको सीधा क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाती है, तो समझो कि मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूँ, 8,000। मतलब एक कंपनी है जो मार्केट में अपने ओनरशिप का 8,000 पार्ट उसने कर दिया है, और इसको सेल करना चाहती है। सेल का मतलब होता है इसको इश्यू करना चाहती है, बेचना चाहती है। तो कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाती है या इश्यू करती है, तो उसको 3 लेवल पे इश्यू कर सकती है, 3 लेवल। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फेस वैल्यू, और यहाँ पे लिखता हूँ इश्यू वैल्यू। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, 10 रुपए का एग्जांपल लेता हूँ। तो कंपनी ने अपने शेयर का प्राइस रखा है 10 रुपया। तो कंपनी ये 10 रुपए के शेयर्स को 3 प्राइस पे सेल कर सकती है, इशू कर सकती है। 10 की चीज को या तो कंपनी 10 में बेच सकती है, 10 की चीज को या तो कंपनी 9 में बेच सकती है, 10 की चीज को या तो कंपनी 11 रुपीज में सेल कर सकती है, मतलब मोर देन फेस वैल्यू। तो जब कंपनी शेयर्स 10 रुपए की चीज को अगर मार्केट में 10 में बेचती है, तो इसको बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट पार। जब कंपनी 10 रुपए के शेयर्स को 9 रुपीज में सेल करेगी, तो इसको बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। और 10 रुपए की चीज को कंपनी जब 11 में बेचती है, तो इसको बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम।
प्रीमियम का मतलब है प्रॉफिट। तो अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि किस केस में प्रॉफिट होगा, किस केस में लॉस होगा और किस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगा, तो वो कौन सा केस होगा? तो पहला केस है पार वाला। तो पार वाले केस में नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। डिस्काउंट के केस में 10 की चीज को अगर कंपनी 9 में बेच रही है, तो इसका मतलब कंपनी को यहाँ पे कितने का लॉस हो जाएगा? 1 रुपीज का लॉस हो जाएगा। अगर कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे सेल करेगी तो कंपनी को यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 1 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी कब कौन से प्राइस पे शेयर को बेचेगी? तो समझो कि कोई नई नई कंपनी जो मार्केट में लॉन्च हो रही है, लोगों को इस शेयर्स के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है, तो उस कंपनी हमेशा वो ट्राई करते अपने शेयर को हमेशा पार पे सेल करे, पार या तो डिस्काउंट पे, मतलब जिनका नाम नहीं है ज्यादा। और जिस कंपनी का मार्केट में नाम हो जाता है, दबदबा हो जाता है, उस कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है और मार्केट में वो शेयर बेच रही है, तो उसका शेयर हमेशा प्रीमियम पे सेल, क्योंकि लोगों को उस कंपनी के ऊपर भरोसा है कि हाँ बाबा ये कंपनी हमें कुछ पैसा कमा के दे सकती है करके। तो जो रेपुटेड कंपनी होती है वो हमेशा अपने शेयर्स को प्रीमियम पे सेल करते हैं। मतलब 10 की चीज को ऐसा नहीं, 11 में, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, जैसा इसका वैल्यूएशन होता है वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जो भी रहेगा उनका हिसाब किताब। तो वो कंपनी हमेशा प्रीमियम पे सेल करती है। जो रेपुटेड कंपनी नहीं होती, जो न्यू न्यू कंपनी होती है, वो हमेशा अपने शेयर्स को या तो पार या तो डिस्काउंट पे सेल करती है। ठीक है, ये बात आपको समझे रही? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद कहानी में ये आता है कि समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाती है, कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाती है, तो आपको क्या लगता है कि जनरली मार्केट में जो शेयर्स खरीदने वाला कौन होता है? मतलब वो लोअर क्लास का आदमी होता है या मिडिल क्लास का आदमी होता है या अपर क्लास का आदमी होता है? आपका जॉब इसमें क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जॉब ये देंगे कि सर ऑफकोर्स है कि जिनके पास बहुत सारा पैसा रहता है, वो लोग ही क्या करते हैं, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इट मीन्स अपर क्लास वाले। अब तुम लोग खुद सोचो कि अपर वाले क्लास के पास तो ऑलरेडी पैसा रहता है, बहुत सारा उसके पास पैसा है, तो वो ज्यादा मगजमारी क्यों करेगा? शेयर मार्केट मतलब बहुत रिस्क है इसके अंदर, मतलब जो निकल गया वो निकल गया, जो बर्बाद हो गया तो बर्बाद ही हो जाएगा। तो बहुत डीपली आपको एनालाइज करने के बाद फिर आप लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस पैसे वाले लोग करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ज्यादातर लोअर क्लास और मिडिल क्लास को जल्दी पैसे वाला बनना है। वो लोग अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम सोचते हैं कि यार मैं कहीं पे जॉब भी करूँ, अगर कुछ पैसा मेरा बच रहा तो मैं शेयर में इन्वेस्ट कर लूँ थोड़ा सा स्टडी करके, या लोगों से राय मशवरा लेके ऐसा। तो ऐसे लोग जल्दी पैसे वाले बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोग ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले लोग ज्यादा उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अपर क्लास वाला भी करता रहेगा, और उसकी पॉसिबिलिटी मतलब उनके जो चांसेस है वो 20 to 30%। और फिर अगर मैं लोअर क्लास और मिडिल क्लास की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 7 to 80% लोग ज्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उनका ही पैसा इसमें खत्म हो जाता है। ठीक है, अब सोचो कि अगर कंपनी, यहाँ तो मैंने एग्जांपल दिया 8,000 का, बट कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचती है ना, तो कंपनी कैसे बेचती है? 10 लाख इक्विटी शेयर्स बेच रही है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स या 1 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स, इतना बेचती है। अब समझो कि फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने अगर 1 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदा, और एक इक्विटी शेयर्स का वैल्यू समझो 10 रुपए है, तो इसका मतलब उस आदमी को कितना पैसा देना पड़ेगा? 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, 10 लाख रुपए। अब सोचो कि जो मिडिल क्लास आदमी है, जो लोअर क्लास आदमी है, उसके पास एक साथ में 10 लाख रुपया आ सकता है क्या? मतलब हो सकता है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक जनरल बात करेंगे तो शायद उसके पास इतना पैसा नहीं होगा। लेकिन मैं इसको बोलूंगा यही पैसा तू पार्ट पार्ट में दे, तो फटाक से वो रेडी हो जाएगा देने के लिए ऐसा। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये जो 10 लाख रुपए वो इंसान एक बार में पे नहीं कर सकता है, इसलिए कंपनी क्या करती है मालूम है, इसके लिए इंस्टॉलमेंट मंगाती है। मतलब कंपनी का जो भी शेयर्स खरीद रहा है इंसान, तो कंपनी एक साथ में पैसा नहीं मंगाएगी, वो आपके ऊपर है, आप एक साथ भी भर सकते हो, फिर वो आपका पैसा एडवांस में चले जाता है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो बात की बात है। बट एक इन जनरल मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाती है, तो शेयर का जो पैसा कंपनी एक बार में नहीं मंगाती, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो अगर लोगों को अगर इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी अगर देगा, तो इंसान इजिली थोड़ा थोड़ा करके क्या कर सकता है, पैसा पे कर सकता है। और कंपनी भी अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा मंगाते रहती है। तो समझो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 1 लाख किसी ने 1 लाख इक्विटी शेयर खरीदा, और एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपया। तो कंपनी क्या करती है, 10 रुपए जगह जो प्राइस है ना, इसको क्या करती है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है, इसको इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होता है
उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। तीसरा जो इंस्टॉलमेंट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। चौथा जो इंस्टॉलमेंट होता है उसे कहते हैं सेकंड कॉल। और आखिरी जो इंस्टॉलमेंट होता है उसे कहते हैं फाइनल कॉल। मतलब ये इंस्टॉलमेंट 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एप्लीकेशन पे समझो कंपनी 2 रुपए मंगा रही है, अलॉटमेंट पे 2 रुपए मंगा रही है, फर्स्ट कॉल पे 2 मंगा रही है, सेकंड कॉल पे 2 मंगा रही है, फाइनल कॉल पे 2, तो टोटल मिला के कंपनी इस तरह 10 रुपए मंगाएगी। तो ये 10 रुपए टोटल करके कंपनी क्या करेगी, मंगाएगी। तो कंपनी ने हर इंस्टॉलमेंट का अलग अलग नाम रखा है। तो जनरली होता है कि कंपनी का जब भी अगर आपको शेयर्स खरीदना है तो सबसे पहला आपको उस कंपनी में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मुझे लिख के देना पड़ेगा कि मैं आपकी कंपनी का 2000 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, 3000 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, 4000। तो ऐसा एप्लीकेशन देना पड़ता है बैंक के थ्रू। मतलब आप लोग बैंक में जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा उतना 4000 5000। फिर कंपनी के पास वो एप्लीकेशन जाएगा, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो एप्लीकेशन चेक करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि ये वाले शेयर होल्डर को कितना शेयर देना। उसने मांगा है मुझसे 5000 रुपये, 5000 शेयर्स मांगा है। अब 5000 में से वो पूरा का पूरा या तो उसको 5 देगा, या तो 3 देगा, या तो 2 देगा, या तो 4 देगा, या तो कुछ भी नहीं देगा। वो सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जैसे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन का कंपनी एक प्राइस डिसाइड करके रखती है। देखो अगर आपको कंपनी का 2000 शेयर खरीदना है तो 2000 इंटू एप्लीकेशन पे हम 2 रुपए मंगा रहे हैं, तो आपको पहले 4000 रुपये जमा करना। तो आप पहले 4000 जमा कर दो। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 2000 आपने शेयर्स खरीदना चाहते हो, इंटू 2, तो टोटल आपको 4000 पहले पैसा जमा करना पड़ेगा। ये हो गया, आपका एप्लीकेशन पहुंच गया वहां पे। अब एप्लीकेशन पहुंचने के बाद फिर क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एप्लीकेशन चेक करेगा, आपने मांगा है 2000, तो समझो कि 2000 में से आपको 1500 शेयर्स दिया जा रहा है और 500 शेयर्स आपका रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। 500 शेयर्स का जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, सॉरी 1500 शेयर्स का शेयर्स एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, और 500 शेयर्स का जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने आपको 1500 शेयर्स दिया, तो उसको बोलते हैं 1500 शेयर्स आपको अलॉट किया, तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अब यहाँ पे आपको जो शेयर्स अलॉट हो गया है, और हर बार फिर आपको उसके हिसाब से पैसा भरना पड़ेगा। जैसे कंपनी पहला कॉल करके अगर आपको पैसा मांगेगा तो होएगा फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे भी आप कितना पैसा भरोगे, 1500 के हिसाब से। दूसरे केस में सेकंड कॉल आएगा कुछ टाइम के बाद, 2 महीने का, 3 महीने का, कितने टाइम के बाद भी कॉल आ सकता है। तो सेकंड कॉल करेंगे तो सेकंड कॉल के ऊपर 1500 इंटू 2 के हिसाब से आपको पैसा भरना पड़ेगा। फिर फाइनल कॉल होगा, 1500 इंटू 2 करके आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो आपका जो 500 शेयर्स का एप्लीकेशन जो कैंसिल हो गया है, जो रिजेक्ट हो गया है, तो कंपनी क्या करेगी, आपका पैसा रिफंड करेगी, या तो आपको जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो आपको पैसा भरना अलॉटमेंट में उसमें एडजस्ट कर लेगी। अब जैसे देखो यहाँ पे, अब आपका 500 शेयर्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, आपने एप्लीकेशन पे कितना पैसा भरा था, 2 रुपए। तो इसका मतलब आपका 1000 रुपये कंपनी क्या करेगी, या तो रिफंड करेगी, या तो उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेगी। अब एडजस्ट कैसे होता है वो समझते हैं। तो अभी आपको कितने शेयर्स अलॉट हुए, 1500। अब अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा भरने का है, 2 रुपया, एक शेयर के पीछे 2 रुपए भरने का। तो आपको कितना मिला, 1500। तो देखो, तो 1500 इंटू 2, तो इसका मतलब मुझे कितना भरने के लिए आएगा, 3000 रुपये भरने आएगा। लेकिन मैं कंपनी को क्या बोलूंगा, रुक जाओ, मेरे को तो 3000 भरना है, लेकिन ऑलरेडी आपके पास मेरा कितना पैसा पड़ा हुआ है, 1000 रुपया। तो आप रिफंड करो या तो एडजस्ट करो। तो बोलेंगे हम एडजस्ट करेंगे। तो इस 3000 में से मेरा ये 1000 रुपये क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा भरना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 2000। हो गया पैसा एडजस्ट। इसलिए एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी एक्सेस मनी आता है, एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है, और जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो उनका जो पैसा है वो क्या करते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा इंस्टॉलमेंट होता है, अलॉटमेंट। इसलिए हमेशा अलॉटमेंट में उसका पैसा एडजस्ट किया जाता है। तो फिर फर्स्ट कॉल पे पैसा आया, फिर सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, तो इस तरह मतलब पूरा हिसाब किताब अपन को रखने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचने के लिए जाती है, तो कंपनी जब मार्केट में शेयर बेचेगी तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया, इसका जो हिसाब किताब अपन को जो रखना है, वही हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे और समझेंगे, जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। बस यही मैं आपको इस टॉपिक में मेरे को सिखाना है, समझाना। तो एग्जाम में क्या पूछता है, तो एग्जाम में इसकी जर्नलिटी पूछी जाती है और बैलेंस शीट पूछा जाता है, बट ज़्यादातर महाराष्ट्र की बोर्ड एग्जाम में एंट्री पूछती है, इसलिए मेरा पूरा का पूरा फोकस हर टाइप के सम को आपको कराना रहेगा, लेकिन वो भी एंट्री वाला। एंट्री वाला आ गया तो बाकी बैलेंस शीट भी कुछ नहीं, अगर एक सब में आपको मैं बता दूंगा बैलेंस शीट कैसे बनेगा, तो आप लोग आसानी से काम कर सकते हैं।
ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा इतना सा पार्ट। ये तो जस्ट थेरी पार्ट है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको एंट्री वाला पार्ट सिखाऊंगा। ओके।